हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों शुरू करते हैं आज की टॉपिक। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि एक डाइपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में, उसके एक्सियल पोजीशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये चार्ज माइनस क्यू, ये वाला चार्ज प्लस क्यू है। ये इसका मध्य बिंदु है O। अब इसके दोनों आवेशों से और इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली ये लाइन इस डाइपोल की अक्ष कहलाएगी। अगर कोई पॉइंट इसके अक्ष पर स्थित है तो ये वाला पॉइंट इस डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन में होगा, अक्षीय स्थिति में होगा। और अक्षीय स्थिति मान लो इसके सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा E एक्सियल अक्ष पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 इंटू 2p/r³ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? तो इसकी डायरेक्शन बच्चा हम लोगों ने देखा कि हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, अलोंग निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई पॉइंट डाइपोल के इक्वेटर पर हो या निरक्ष पर हो या द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो शुरू करते हैं। जब मान लो बच्चा कि एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सपोज यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉइंट ए बी, ए पर चार्ज है माइनस क्यू, बी पर चार्ज है प्लस क्यू और इस डाइपोल का सेंटर है O। चूंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है, इसलिए ये आधी दूरी l और ये वाली भी आधी दूरी l होगी, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है O। ये इसका मध्य बिंदु O है, तो ये आधी आधी दूरियां क्या हो जाएंगी? l और l। ठीक है। ये डाइपोल की एक्सिस है। ये वाली जो लाइन है ये डाइपोल की एक्सिस कहलाएगी। डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली ये वाली जो लाइन जाएगी, इस वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वेटर है, इस द्विध्रुव का निरक्ष है। और द्विध्रुव के निरक्ष पर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमको इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मान लो कि ये पॉइंट O से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस r। कितनी डिस्टेंस है? r। ओके बच्चों, डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज होते हैं। दोनों पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस क्यू को पॉइंट P से मिला देते हैं। माइनस क्यू को पॉइंट P से मिला देते हैं। ये हो गया माइनस क्यू को पॉइंट P से मिला दिया। उसी तरीके से इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको भी आप मिला दो पॉइंट P से। ये हो गया। ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये डिस्टेंस l है, सपोज ये वाला एंगल है थीटा, इसके एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल है थीटा। अगर ये डिस्टेंस l है और ये वाली डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस l, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हुई? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली भुजा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस या कर्ण किसके बराबर होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब ये आधार, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट r² प्लस l²। ये हो गया।
उसी तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी देखेंगे तो सेम चीज मिलेगी। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस को थोड़ा नीचे लिखें यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। उसी तरीके से वाली डिस्टेंस जो कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों। माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है, तो E1 किसके बराबर होगा, E1 की डायरेक्शन किधर होगी, तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, पॉइंट से चार्ज की ओर। तो पॉइंट से चार्ज की ओर चलो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, कितना है E1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, ये क्लियर हुआ। E1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो E1 किसके बराबर होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना है Q डिवाइड बाई डिस्टेंस r स्क्वायर, तो r के स्थान पे डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये अंडर रूट था उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन अगर निकालोगे बच्चा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो देखो P से A की तरफ इधर आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख लोगे along PA, किधर से किधर होगी, along PA मतलब P से A की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन। ओके, अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से पॉइंट की ओर, तो चार्ज से पॉइंट इधर चलोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, ये है सपोज ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इतना है E2, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2 की वैल्यू अगर निकालें हम लोग तो E2 किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई चार्ज Q डिस्टेंस फिर से वही है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। और फिर से इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो डायरेक्शन आप देखोगे तो डायरेक्शन B से P की तरफ, किधर से किधर, B से P, तो along BP, B से P की तरफ ये। अब बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर मिल रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर मिल रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग इस डायपोल के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लिया, ये वाली लाइन इस डायपोल के एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो संगत कोण से ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, आर भुजा के सामने का कोण थीटा, तो आर भुजा के सामने का कोण ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। कोई डाउट है, एकांतर कोण से दोनों बराबर, यहाँ संगत कोण से दोनों बराबर, क्लियर हो गया। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम E1 और E2 को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो E1 के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक जिधर से हमने कोण नापा एक्सिस के लांग, तो एक्सिस के लांग इधर E1 का एक कंपोनेंट काम करेगा, E1 का जो घटक इधर काम करेगा ये कितना होगा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ये हो गया। इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, तो E1 का एक घटक नीचे की तरफ काम करेगा और ये कंपोनेंट इधर जो काम करेगा
ये होगा E1 साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा नीचे, E1 cos थीटा इधर काम करेगा। ठीक उसी तरीके से E2 को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्सिस के एलांग वाला कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, और वो कंपोनेंट कितना होगा E2 cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ काम करेगा, ये हो गया E2 साइन थीटा। तो बच्चों इस तरीके से E1 और E2 के दो कंपोनेंट काम करेंगे। E1 के दोनों कंपोनेंट E1 cos थीटा इधर, E1 sin थीटा इधर, E2 के दो कंपोनेंट E2 cos थीटा इधर, E2 sin थीटा ऊपर की तरफ। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले इस लंबवत घटकों को देखूं, परपेंडिकुलर वाले को, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, देखोगे समीकरण 1 और 2 से, तो E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, जितना E1 है उतना E2 है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, साइन थीटा दोनों में है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 साइन थीटा दोनों के परिमाण समान है, बट ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये दिशाओं में विपरीत हैं और इनके परिमाण समान है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना उधर, तो नेट कितना हो गया, 0, कोई इफेक्ट नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बोथ विल कैंसिल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब बच्चों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों की बात करें तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन है, एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शंस। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E के बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट किसके बराबर हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं E के बराबर। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, आ जाओ इधर देखते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E की वैल्यू E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। अब E1 E2 में cos थीटा कॉमन मिल रहा है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा में, तो cos थीटा कॉमन कर लेंगे, मिलेगा E1 प्लस E2। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, E1 और E2 दोनों की वैल्यू बराबर, जितना E1 है उतना E2 है, तो हम लोग जहाँ पे E2 लिखा गया वहां E1 लिख सकते हैं। तो E बराबर ये हो गया cos थीटा E1 प्लस E1, ये हो गया। E1 में E1 जुड़ गया 2E1, मतलब ये हो गया 2E1 cos थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या E इज इक्वल्स 2 इंटू E1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। आ जाओ बच्चों cos थीटा देख लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल POB में। इसमें अगर देखते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा किसके बराबर होगा, ये एंगल, तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, ये वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है L और कर्ण कितना है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए L अपान
अंडर रूट, अब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो 2q इंटू एल, 2q इंटू एल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू q और 2 का l के साथ गुणा कर दो 2l डिवाइड बाई, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। q इंटू 2l, एक चार्ज और आवेशों के बीच की दूरी, तो q इंटू 2l, ये जो मल्टीप्लीकेशन हमको मिल रहा है किसके बराबर होता है, p के, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं p, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों इसके पहले भी डेरिवेशन में हमने बताया था कि n बहुत छोटी संख्या होती है, l बहुत छोटी संख्या है, इसका वर्ग और ज्यादा छोटा होगा, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट मान लेंगे, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। तो एल स्क्वायर को अगर निगलेक्ट करेंगे तो ये हमको मिलेगा E इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, तो ये हमको ओवरऑल मिला, ये हमको ओवरऑल मिलेगा कितना, यहाँ पे लिख देता हूं, ये मिलेगा E इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा किस पोजीशन में, डायपोल के इक्वेटर। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर क्यूब, इतनी होती है। तो निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो नेट या रिजल्टेंट उधर ही काम करेगा जिधर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, तो दोनों इधर जुड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट भी इधर काम करेगा। तो हम लोग रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम लोग देखो इधर से इधर चल रहे हैं, इधर पहले कौन सा चार्ज पड़ रहा है प्लस, फिर इधर चल रहे हैं तो बाद में माइनस, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, इसके एक्सिस के पैरेलल या एक्सिस के एलांग पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो दिशा होगी, इस दिशा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज से निगेटिव या माइनस क्यू चार्ज की ओर, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं। तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकालेंगे, मिटा दें, ओके ठीक है। तो बच्चों क्या चीज अभी तक हम लोग डायपोल के बारे में सीखे, डायपोल के एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब उसके अक्ष पर, फिर उसके निरक्ष पर। अब अगर कहीं पर ऐसा कोई पॉइंट हो, ध्यान से देखो, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये डायपोल की एक्सिस है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका मध्य बिंदु और ये डायपोल की एक्सिस। अगर डायपोल के एक्सिस से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट इस तरीके से लिया जाए जो पॉइंट ना तो डायपोल के एक्सिस वाली लाइन पर हो, ना ही इसके इक्वेटर पर हो,
मतलब ना तो अक्ष पर हो और ना ही निरक्ष पर हो, ऐसे कहीं भी दे दिए, यहाँ पूछ लिया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं आर थीटा पोजीशन। क्या बोलते हैं? आर थीटा पोजीशन, या इसी को पोलर पोजीशन भी कहते हैं। ये अब बच्चों आर थीटा पोजीशन में ये वाला थीटा जो है ये डाइपोल की एक्सिस, ये डाइपोल की एक्सिस हो गई ये वाली लाइन, और O से P को मिलाने वाली रेखा, इसके बीच का ये वाला एंगल थीटा होता है। तो ये एंगल थीटा, ये वाली डिस्टेंस आर, तो ये आर थीटा पोजीशन कहलाएगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल्स ई आर थीटा। इसके लिए फार्मूला है E इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये फार्मूला होता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बच्चों जब भी हम लोगों को अगर यही पॉइंट एक्सिस पर दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मान लो ये वाला पॉइंट P यहाँ पर चला आया, तो पॉइंट P अगर यहाँ चला आया तो ये वाला एंगल थीटा था एक्सिस के साथ, एक्सिस के साथ ये वाला एंगल कितना था? थीटा। देखो एक्सिस के साथ ये वाला एंगल ऐसे बना रहा था, ये एंगल थीटा था। अब अगर ये वाला पॉइंट इधर चला आया तो ये इधर से घूम करके ऐसे चलाएगा, इसी लाइन पर आ गया, तो अब ये वाली लाइन इधर चली आई, तो पॉइंट P को इस एक्सिस से मिलाने वाली रेखा और पॉइंट P से मिलाने वाली रेखा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब एक्सिस के लिए या एक्सियल पोजीशन में हमेशा थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 यहाँ पे लिख देंगे तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री, 0 डिग्री प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1, इसका 3 में गुणा कर देंगे, 3 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, मतलब ये हमको मिल जाएगा E एक्सियल इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P बाई आर क्यूब, ये हमको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर यहीं पर पॉइंट P एक्सिस पर ना दे करके इसके इक्वेटर पर दे दिया जाए कि पॉइंट P इसके इक्वेटर पर है, एक्सिस पर नहीं है, यहाँ पे अगर पॉइंट P यहाँ पर दे दिया जाए तो एक्सिस ये है, पॉइंट P को मिलाने वाली रेखा ये है, तो पॉइंट P को मिलाने वाली रेखा इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो इस समय इक्वेटर के लिए फॉर इक्वेटर निरक्ष पर अगर पॉइंट चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और थीटा 90 लिख देंगे तो इक्वेटर पर E एट इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1, तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई आर क्यूब। तो इक्वेटर पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए ये, और इतना ही तो होता है, अभी हमने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पर इतना होता है और एक्सिस पर इतना होता है। तो डाइपोल के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र इतना और निरक्ष पर इतना, और किसी भी पॉइंट पर जिसको हम लोग आर थीटा पोजीशन बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। क्लियर हो गया? ओके, एक समरी बच्चों में इसका, अब ओवरऑल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़े उसकी एक बार समरी को फिर से रिवाइज करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। पहले अगर हम बात करें एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल लाइन के लिए,
एक्सियल पोजीशन में ई एक्सियल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 इंटू 2p/r⁵ इतनी होती है। और इसकी डायरेक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये दूसरा, अगर इक्वेटर की बात करें, इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4πε0 इंटू कितना हो जाएगा इक्वेटर पे p/r⁵। ओके, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं पूछूं दोनों में क्या रिलेशन है, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, तो आप ये कह सकते हैं ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्वाटोरियल या ई इक्वेटर। ई एक्सियल किसके बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ डिवाइड बाई 1/4πε0 इंटू p/r³। ये इससे मर गया, ये इससे मर गया, ओवरऑल हमको ये मिला ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्वेटर, ये किसके बराबर हो गया 2, या 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटर। मतलब ये कि द्विध्रुव के अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर की तुलना में दोगुना होता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तीसरी चीज हम लोगों ने ये पढ़ा कि डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल्स, इसको हम लोग आर थीटा पोजीशन बोलते हैं, तो आर थीटा पोजीशन में कितना होता है E इज इक्वल्स 1/4πε0 इंटू p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पे बच्चों मैंने ये भी बताया था फॉर एक्सियल लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और इक्वेटर के लिए फॉर इक्वाटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90। क्लियर हुआ? तो इक्वाटोरियल लाइन के लिए थीटा 90 डिग्री, एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0 डिग्री। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैसा होगा इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर इतनी होती है, अक्षीय स्थिति में इतनी होती, निरक्षीय स्थिति में इतनी होती, और किसी भी पॉइंट पर पूछ लिया जाए तो इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों जो हम लोग स्टडी शुरू किए थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिस्टम, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो 2 बिंदु आगे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते, उसमें भी हमने डायपोल की कंडीशन पढ़ी कि डायपोल क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। फिर डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक टार्क काम करता है, टाउ इज इक्वल्स पी ई साइन थीटा, उसके कारण वो घूमता है। फिर स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल है, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की। अब लेते हैं अगर 2 से ज़्यादा आवेश हो तब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज। बच्चों अगर कहीं पे बहुत से पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
मान लो कि यहाँ पे किसी सिस्टम में कई आवेश दिए गए हैं। इस सिस्टम में कई आवेश दिए गए, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, यहाँ पर एक चार्ज दे दिया गया है Q4। इन सब आवेशों के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान लो ये वाला चार्ज नेगेटिव है, इस Q1 के कारण पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से पॉइंट की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मान लो E1 है। Q2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2। Q3 के कारण तो पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज से पॉइंट की तरफ, ये डायरेक्शन हो गया E3। अब Q4 का निकालेंगे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉइंट से चार्ज की तरफ, तो पॉइंट से चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E4। अब यहां पर देख रहे हैं जितना पॉइंट, इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एक E2, E3, E4, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। वेक्टर सम इसका निकालेंगे, इसका हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे। ऐसे जितने चार्ज होंगे उसमें सबको ऐसे ऐड करते चले जाइए, सबका सदिश योगफल निकाल लीजिए, तो वही जो सदिश योग होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक है, उसका जो वेक्टर सम होता है वही हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी देता है। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 हमसे कहा दिया गया कि ABCD एक वर्ग है, ABCD ये एक स्क्वायर है, इस वर्ग की सभी भुजाएं हैं ए, तो सब इक्वल होगा, ए इतना होगा। अब हमसे ये पूछ लिया कि बताओ सभी आवेशों के कारण, सपोज इस पर चार्ज रखा गया है +Q, इस पर भी चार्ज रखा गया है +Q, इस पर भी चार्ज रखा गया है +Q, इस पर भी चार्ज रखा गया है +Q, सभी पर एक समान चार्ज है +Q। हमसे पूछ लिया गया कि इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा गया है। पूछ लिया गया फाइंड E नेट एट पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों? O पर चूंकि ये स्क्वायर है तो ये सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी, डायगोनल इसके एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो सब डिस्टेंस इक्वल होंगी। मान लो ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये वाली भी कितनी होगी, x x x। क्लियर हो गया? ओके। +Q के कारण A पर रखे आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो EA है, B वाले के कारण EB, इसके कारण EC, इसके कारण EB, तो EA का मान निकालोगे तो प्लस चार्ज पॉइंट इधर, तो प्लस से पॉइंट की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, EA की वैल्यू निकालना, EA बराबर पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय डिस्टेंस x, तो x स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी किसके अलांग है, A से O की तरफ, A से O की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है। B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये भी प्लस चार्ज है, प्लस से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा EB। ये अब EB की वैल्यू निकाल लो किसके बराबर होगा, तो EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई x स्क्वायर, चार्ज उतना डिस्टेंस उतना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, B से O की तरफ, तो अलोंग B ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगी। ओके,
सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, प्लस चार्ज तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से पॉइंट की तरफ, ये हो गया ई सी। ई सी की वैल्यू फाइंड कर लो, ई सी इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बट इसकी डिस्टेंस, इसकी डायरेक्शन सी से ओ, सी से ओ इधर, तो सी ओ इसके अलावा डी के कारण निकालोगे, ये भी प्लस है तो प्लस से इधर जाएगा ये, तो इसको हम बोलेंगे ई डी। ई डी की वैल्यू फाइंड कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन बोलो डी से ओ, तो डी ओ। बच्चों हम ये देख रहे हैं सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ई डी, सभी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर है। ई ए ई सी के बराबर है, ई बी ई डी के बराबर है, ई ए और ई सी दोनों बराबर है विपरीत दिशाओं में, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना, 0। ई बी और ई डी, जितना ई बी है उतना ई डी भी है, ई बी इधर ई डी इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट 0। तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये आया समझ में, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा दें, ओके। आ जाओ, हमसे ये कहा दिया गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 2, देखो 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है 0, -2, ये है। पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है 3, 0। एक पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है 0, 0। हमसे पूछ लिया गया कि फाइंड ई नेट एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, 0, 0 मतलब पॉइंट पी यहीं पर है, 3, 0, अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर भी लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट 3, 0 मतलब 3, 0 तो 1 2 3, ये पॉइंट ये बी है और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 0। सॉरी मैं चार्ज लिखना भूल गया, कहा गया कि ए पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, बी पर चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज +2 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है +3 माइक्रोकूलम। तो इस पर जो चार्ज दिया गया है बी पर, वो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम प्लस में। फिर 0, -2, 0, -2 बच्चों वाई एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन, तो 1 2 ये वाला पॉइंट होगा 0, -2 और इस पर चार्ज कितना रखा गया है +2 माइक्रोकूलम, ये है पॉइंट। इस पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2। अब ये सेंटीमीटर मीटर क्या दिया है, तो क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं दे पाया, सॉरी। मान लो बच्चों जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में, इतने मीटर में, सब डिस्टेंस मीटर मान लो, तो ये मीटर 4। अब सवाल क्लियर हो गया, तो ये कितना हो गया 2 मीटर। ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस है 3 मीटर, ओके।
इस ए वाले चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं E1 है, तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से चार्ज की तरफ, सॉरी चार्ज से पॉइंट की तरफ, तो चार्ज से पॉइंट की तरफ E1, ये हो गया E1। E1 की वैल्यू फाइंड कर लो। E1 किसके बराबर होगा? E1 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू क्यू कितना 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 अपान आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कैंसिल कितना हो जाएगा 2, ये इससे कैंसिल 4.5, तो 4.5 × 10⁻3 कितना होगा 10⁻3, 10⁻3 इतने न्यूटन पर कूलम। E1 इतना हो गया। E2 की वैल्यू निकालो। बी के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज से पॉइंट की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस डायरेक्शन में होगा। E2 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये इससे कैंसिल होगा 10⁻3, तो 3 × 10⁻3 इतने न्यूटन पर कूलम, ये हो गया E2। अब देखो E1 इस डायरेक्शन में है, ये E1 की डायरेक्शन है, E2 इस डायरेक्शन में है, ये E2 की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर है 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट किधर काम करेगा, इधर काम करेगा, ये E नेट हो जाएगा। एक पॉइंट से पॉइंट P पर E2 इस डायरेक्शन में है, E1 इस डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बीच में जाएगा, ये हो जाएगा E नेट, इधर ही जाएगा, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो E नेट की वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो बच्चों जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, E नेट इज इक्वल्स √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, पर दोनों की वैल्यू पुटअप कर लो। E1 की वैल्यू किसके बराबर है 4.5 × 10⁻3 इसका होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू किसके बराबर है 3 × 10⁻3 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा E नेट। ठीक है, इसको आप सरल कर लोगे, यही जो आएगा वही E नेट की वैल्यू होगी। डायरेक्शन इसका निकालना है, तो मान लो कि E2 से ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें लिख लोगे tan थीटा इज इक्वल्स E1 अपान E2, तो थीटा इज इक्वल्स tan इनवर्स E1 बाई E2, E1 और E2 की वैल्यू पुटअप करके यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, मतलब इस एक्सिस से अक्ष से या एक्स अक्ष से इतने अंश के कोण पर डायरेक्शन होगी। E1 E2 हमको पता है, वैल्यू पुटअप करके सरल कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मल्टीपल चार्ज के कारण इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो या इसके बाद वाले वीडियो में ये सीखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक तो हम लोग पढ़े थे पॉइंट चार्ज के कारण, 2 पॉइंट चार्ज है तब कैसे निकालेंगे, 2 से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, जैसे एक स्क्वायर के कॉर्नर पर दे दिया गया तो इस तरीके से कई पॉइंट चार्ज है तब। अब इस तरीके से अगर चार्ज दिया गया हो, जैसे मान लो कि एक कोई सीट है, एक कोई प्लेट है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, या कोई एक तार है, ये कोई तार है, इस पर चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे। या कोई एक सीट दे दी गई हो, मान लो एक कोई सीट है, कोई आयताकार ऐसे सीट है, इस सीट पर चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और कहा दिया गया इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।